राम और रावण का युद्ध कैसा हुआ, विश्लेषणात्मक। उस समय जिसने भी लिखा, ओरिजिनल किताबों के द्वारा हम इसे पढ़ें तो हमें उस समय की चीजों का ज्ञात होता है। और ऐसा काल था तो वर्षों पर जब खुदाइयां होती हैं उसमें ये चीजें हमें मिलती हैं तो पता चलता है कि हाँ ये काल रहा होगा। नेक्स्ट है विश्वसनीय निरीक्षकों तथा गवाहों की व्यक्तिगत सूचना के द्वारा। नेक्स्ट, जैसे इतिहासकार की स्वयं की पहुंच होना या डायरी, प्राचीन धार्मिक ग्रंथ, गुप्त प्रलेख, आत्मकथाएं आदि। मतलब कुल मिला के ये है कि स्रोत जो हमारे हैं, जो प्राचीन चीजें हैं उनके द्वारा, या कोई केस स्टडी करके हम इसको पा सकते हैं, या लिखित रूप में कोई सामग्री हो खुदाई के द्वारा, या हमारी विरासत, जो भी हमारी विरासत में दी हुई चीजें हैं उनके द्वारा। अब आता है कि अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से या ऐतिहासिक पद्धति से किसी भी घटना का अध्ययन करते हैं तो हमें किन किन प्रोसेसर से या प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो स्टेप बाय स्टेप जब हम कोई काम करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, तो हमारे अब आते हैं ऐतिहासिक पद्धति के चरण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है अगर हम कोई भी रिसर्च करते हैं और उसमें ऐतिहासिक पद्धति का हम प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले समस्या का चुनाव। समस्या है क्या, तब हम ये डिसाइड करेंगे ऐतिहासिक पद्धति इसमें आएगी या नहीं आएगी या दूसरी पद्धति आएगी। तो सबसे पहले क्या है, समस्या का चुनाव। अब मान लो समस्या हमने चुन ली कि हमें एक समस्या ये लेनी है, इस पे अध्ययन करना है, तो दूसरा स्टेप हमारा होगा वो होगा सूचना स्रोतों का निर्धारण। जब हमने समस्या समझ ली कि हमें ये समस्या लेनी है, अब इसके विषय में हमें बताएगा कौन, कहाँ जाएं हम, इस समस्या के विषय में किससे जाना है। तो ये सारी चीजें हम कलेक्ट करें कि हमें इससे संबंधित या इस समस्या या घटना से संबंधित या इससे संबंधित जानकारी कौन कौन दे सकता है, उसकी एक लिस्ट बना लें। क्योंकि समस्या तो हमने चुन ली है, हमारे पास हो गई, अब हम सूचना के स्रोतों को निर्धारण कर लें। तीसरा जो हमारा स्टेप होगा या प्रक्रिया होगी वो है तथ्य संकलन, डेटा कलेक्शन। हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे। चौथा, ऐतिहासिक आलोचना। जो डेटा हमारे पास आएगा उस वर्तमान समय में और ऐतिहासिक में क्या रहा, इतिहास क्या बोलता है, उससे हम उसकी आलोचना करेंगे। फिर नेक्स्ट है तथ्यों का वर्गीकरण और संगठन या विश्लेषण। संगठन, तथ्यों का हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे कि इसमें इनका कहना ये था, विचार ये था, लड़के इतने, मेल फीमेल और बुजुर्ग और नए अमीर गरीब, जो भी हमें उस घटना से संबंधित डेटा कलेक्शन किया है उसका हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, वर्गीकरण करेंगे और उनकी टेबल बना लें। क्योंकि सांख्य के आधार पर समझाना ज्यादा अच्छा होता है। हम कहें दो लड़के थे, दो लड़कों के ऐसे काम थे और फिर उन्होंने मारा, वो मारा, फिर उन्होंने ऐसे किया, फिर उधर गए इधर गए, हम एक बहुत बड़े पेज की कहानी लिखी। लेकिन इसी एक पेज की कहानी को हम एक चार्ट के द्वारा, एक स्टैटिक्स के माध्यम से या एक टेबल के माध्यम से ये बता दें कि भारत के अंदर इतने लोग निर्धनता से नीचे हैं लाइन से और इतने लोग निर्धनता से लाइन के ऊपर हैं। सब लोग पढ़ लेंगे उसे, सबकी समझ में आ जाएगा कि गरीबी कहाँ पर है हमारे भारतवर्ष के अंदर और उसके आधार पर वो समझ जाएंगे। लेकिन यदि एक पेज भर के अगर हमने लिखा दिया है तो वो किसी की समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो पढ़ेगा ही नहीं और आधे लोग पढ़ेंगे, आधे उसे वैसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो वो हमारा क्या रहेगा, अधूरा काम रहेगा। फिर है विश्लेषण और व्याख्या। जो डेटा कलेक्शन हमने किया है उसका हम विश्लेषण करें और व्याख्या करें। ठीक है,
विश्लेषण करना और व्याख्या कि ये ऐसा क्यों है, इसमें लोगों के विचार ऐसे क्यों हैं, ये भी हो सकते हैं, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये क्यों नहीं है, और ये सारा विश्लेषण। और फिर है प्रतिवेदन का निर्माण करें, प्रतिवेदन का निर्माण करें, मतलब एक रिपोर्ट तैयार करें कि हमारी घटना जो घटित हुई है उसमें हम जो इस पद्धति का प्रयोग किया है, वैज्ञानिक आधार पे हमने पूरी चीजों को इकट्ठा करने का प्रयास किया है, तो उसका प्रतिवेदन एक रिपोर्ट लिखें। जब हम किसी के सामने बोलें तो जो हमने रिसर्च करी, जो सर्वेक्षण हमने किया, उसे एक रिपोर्ट के मतलब संक्षेप रूप में हम उसे प्रस्तुत कर सकें। इसके बाद आता है कि इस पद्धति का हमारे विषय के अंदर क्या महत्व है। नंबर 1 पहला है विकासशील घटनाओं का अध्ययन। हम जितनी भी विकासशील घटनाएं जो धीरे धीरे प्रोसेसिंग में चल रही हैं उनका इसमें अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का अध्ययन। जितने भी सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन समाज के अंदर हो रहे हैं वो ऐतिहासिक पद्धति के माध्यम से हम बता सकते हैं कि पहले क्या था और अब क्या परिवर्तन हुआ है। अतीत के प्रभाव का मूल्यांकन, अतीत का वर्तमान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी इसके द्वारा हम जानने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की व्यापकता। जो हमने अभी पढ़ाया इससे पहले क्या है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, नजरिया, देखने का नजरिया क्या है वो हमारा विस्तृत होता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है वो क्या हो जाता है, व्यापक हो जाता है, बढ़ जाता है। और लास्ट है महत्व इसका सामाजिक शक्तियों का अध्ययन। समाजशास्त्र के अंतर्गत एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हमारे पास क्या क्या सामाजिक शक्तियां हैं उसका अध्ययन हम इस पद्धति के माध्यम से करते हैं। लेकिन पहले भी मैंने आपको पढ़ाया और बताया कि हर आदमी के अंदर गुण होते हैं तो उसके अंदर कुछ दोष भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक पद्धति हमारे लिए लाभकारी है, खूब उसमें गुण हैं, लेकिन वो किन्हीं कारणों से हमें बांध देती है, सीमाएं हैं उसकी, या जो कहें कि उसके अंदर वो कुछ ऐसे दोष पाए जाते हैं जिसके कारण हम उस पे पूर्ण रूपेण क्या नहीं हो पाते हैं, खरे नहीं उतर पाते हैं। जिसमें नंबर 1 विश्वसनीय सामग्री का अभाव। अब इतिहास या ऐतिहासिक चीजें हैं, किसी ने अपनी डायरी में लिखा, प्रलेखों में लिखा, लिखित सामग्री हमें प्राप्त हुई, अब वो सही है या गलत है इस पे हमें विश्वास करना ही पड़ेगा। अब हम उसको अविश्वसनीय भी नहीं कह सकते और ऐसे भी नहीं 100% ये सत्य है विश्वसनीय भी नहीं मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सत्यता का अभाव तो रहता है। दूसरा रिकॉर्ड रखने के दोषपूर्ण तरीके, जो भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे आज के वर्तमान समय में तो क्या है, कंप्यूटर आ गया, तो हर चीज रिकॉर्ड की गूगल पे डाल दी, हर चीज रिकॉर्ड की कंप्यूटर में डाल दी, तो ये जो रिकॉर्ड है लंबे समय तक क्या करेंगे, हमें दिखाई देंगे और एज इट जैसा हमने डाला है वैसा ही वो रहेगा। लेकिन प्राचीन समय में रिकॉर्ड रखने के अलग अलग तरीके थे, ऐसे तरीके थे हमने बस इसका एक जे रख लिया, इससे कह दिया कि ये है, इस तरीके से, तो ये दोषपूर्ण तरीके हैं। नेक्स्ट है प्रलेखों का बिखराव। जितने भी प्रलेख हमें मिलते हैं, एक यहाँ मिल गया, एक और कहीं जाके मिला, तो उनका जो बिखराव होने के कारण हम उनको एक तरफ इकट्ठे करके नहीं रख पाते हैं। तथ्यों या घटनाओं की परीक्षा एवं पुनरावृत्ति असंभव, मतलब जो तथ्य या घटनाएं घटित होती हैं, क्योंकि रिसर्च का काम या वैज्ञानिक का काम क्या, बार बार खोज करना, तो उनकी पुनरावृत्ति करना, परीक्षा करना एक असंभव सा है। नेक्स्ट गणना और माप संभव नहीं। ये बहुत चीज ऐतिहासिक है, रखी हुई है, हम उसकी गणना कर दें, आगे तक रखी रहे ये भी कोई जरूरी नहीं, और माप, उसका माप करना भी क्या है, मुश्किल है। नेक्स्ट है एक रूपता का अभाव, एक जैसी नहीं है सब जगह। आधुनिक समाजों के लिए अनुपयुक्त, जो वर्तमान समय में समाज है
उनके लिए वो क्या है, अनुपयुक्त है, कि उनको तर्क साइंटिफिक वो चाहिए, तो उस आधार पर वो क्या नहीं है, सही नहीं है। पक्षपात की संभावना, पक्षपात की संभावना पूरी रहती है, क्योंकि जिसने भी उसको संचय करके रखा है, उस संचय में उसने कितना उसमें अपने मन से मिलाया है, ये उस समय और काल के आधार पर निर्भर करता है। उसके पक्ष में है तो वो ज्यादा लिखेगा, उसके विपक्ष में तो उसमें कम करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है काल्पनिक तथ्यों का प्रयोग। हम ऐतिहासिक पद्धति एक सीमा ये भी है, ज्यादातर काल्पनिक तथ्यों का प्रयोग करते हैं। और ये उस समय ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ था तो उसने ऐसा किया था, फिर उसने वैसा किया, तो कल्पनाओं पर ही चलता है, क्योंकि उस समय के साक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट रूप में नहीं होते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये ऐतिहासिक जो पद्धति है वो हमारे इतिहास के अध्ययन के बारे में बात करती है। और हम जब भी कोई अध्ययन या अनुसंधान या सर्वेक्षण करते हैं और इस पद्धति का हम प्रयोग करते हैं, तो हमें इन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है और इसके गुणों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ें, और जो इसकी सीमाएं हैं, इसके अंदर जो दोष पाए जाते हैं, उनको निवारण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम सही और स्पष्ट क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। रिसर्च में या सर्वेक्षण में अपना सफलतापूर्वक तथ्यों या घटनाओं का वर्णन या स्पष्टीकरण दे सकते हैं।